हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर जो हमारा फिनिश हुआ है वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अगले चैप्टर को हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? सबसे पहले ये समझो, है ना, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो हमने सीखा था कि करंट क्या है। करंट क्या है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स जब चार्ज मूव करता है तो किसका प्रोडक्शन होता है? करंट का प्रोडक्शन होता है, करंट फ्लो करता है। तो चार्जेस का मूवमेंट, चार्जेस का मूव करना क्या कंस्टिट्यूट करता है? करंट को कंस्टिट्यूट करता है। आ रही बात समझ में? तो एक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हेनरी ओयस्टेड करके। ठीक है बच्चों, हेनरी ओयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर मान लो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, और इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, और इसके साइड में अगर हम एक मैग्नेटिक निडल रख दें, ठीक है बच्चों, अगर हम उसके साइड में मैग्नेटिक निडल रख दें, तो उन्होंने देखा कि जब भी इस वायर में करंट पास होता है तब तब इस निडल, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक निडल क्यों डिफ्लेक्ट होगा बच्चों? क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसमें फोर्स लग रहा है, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि पहले करंट को ऑन किया तो देखा डिफ्लेक्ट हुआ, उन्होंने करंट को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, तो देखा डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया आपका मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल जो होता है बच्चों, वो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, लेकिन अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा? दूसरा कुछ डायरेक्शन शो करेगा। तो वैसा ही देखा गया कि जब इसमें करंट फ्लो कराया गया तो ये डिफ्लेक्ट होकर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गया। अदरवाइज जब हम करंट को ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापस से अपने नेचुरल पोजीशन, नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि इस करंट की वजह से, है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मैग्नेट के ऊपर। और मैग्नेट के ऊपर कौन सा फोर्स लग सकता है? मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। आई बात समझ में? क्या लग सकता है? मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों कि फोर्सेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फोर्स बाय कांटेक्ट और एक होता है फोर्स बाय डिस्टेंस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है? फोर्स एट अ डिस्टेंस। और जब भी फोर्स एट अ डिस्टेंस की बात होती है वहां पर एक फील्ड आता है। ठीक है, तो यहां पर भी एक फील्ड जरूर से होगा, और वो फील्ड क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? तो उन्होंने देखा कि भाई इस फील्ड, इस मैग्नेट पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो सोर्स है, उसका जो कारण है, रीजन है, कॉज है, वो एकमात्र क्या है? करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। करंट के कारण उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। यानी करंट पहले क्या किया होगा? एक फील्ड डेवलप किया होगा, और उस फील्ड में आने की वजह से इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक नया चीज डेवलप हुआ, हम उसे कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझिए बच्चों। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने अराउंड क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और ना सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है भाई? उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्यों करंट फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर हम ओनली चार्ज को फ्लो कराए तो भी हम कह सकते हैं, है ना, चार्ज अगर सिर्फ चल रहे हो, बात समझ में आ रही है,
तो भी तो वो करंट पैदा करेगा। मूविंग चार्ज क्या पैदा करेगा? करंट पैदा करेगा। तो मूविंग चार्ज ही तो सोर्स है ना करंट का। तो अगर करंट फील्ड डेवलप कर रहा है तो मूविंग चार्ज भी फील्ड को डेवलप करेगा। आई बात समझ में? तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी फील्ड डेवलप कर सकता है, मूविंग चार्ज भी फील्ड डेवलप कर सकता है, और मैग्नेट भी अपने चारों तरफ क्या करता है? फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, तो मैं यहां पर, हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? ए करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field around it। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने करंट के कितने इफेक्ट पढ़ लिए? 2 इफेक्ट। इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट सीखा था कि करंट जब कंडक्टर से होकर के फ्लो करता है तो वो हीट डेवलप करता है, इसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली जब करंट कंडक्टर से होकर के फ्लो करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, इसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो 2 इफेक्ट हमने देखा, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, अब बच्चों यहां मैंने नाम लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? अपने चारों तरफ फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है जहां पर हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर है? वो स्पेस जहां पर है ना मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ जा सकता है? तो एक तो अभी हमने देखा बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा करंट मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज यानी मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्जेज की वजह से भी, और तीसरा मैग्नेट की चारों तरफ। ठीक है, तो ये मैग्नेट, मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, के चारों तरफ क्या डेवलप होता है? फील्ड डेवलप होता है। उसके फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसके ऊपर क्या लगता है बच्चों? फोर्स लगता है। कौन सा वाला? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस फील्ड में जो कोई, जब भी हम जाएंगे तो अपने को क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो बच्चों द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है बच्चों, कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी experienced is called magnetic field। ठीक है बच्चों, द स्पेस अराउंड
द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग चार्ज और अ मैग्नेट, जहां पर अपने को मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बच्चों। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, तो ये हो गई बात मैग्नेटिक फील्ड की। अब बच्चों हमने ये सीखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो अगर मान लो एक चार्ज किसी फील्ड में मूव कर रहा हो, ठीक है, एक चार्ज किसी फील्ड में मूव कर रहा हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। समझ आया बच्चों? फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों। समझ आ रहा है आपको? कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स को दिया जाता है, उस फोर्स को डिफाइन किया जाता है Q टाइम्स V क्रॉस B। Q टाइम्स V क्रॉस B, दिस इज द फोर्स दैट अ मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस, है ना, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से क्लियर समझ में आ रहा है, अगर आपसे कोई पूछे क्या किसी रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, ध्यान से सोचो, क्या किसी रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? क्योंकि अगर बच्चों रेस्ट में है तो ये V क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो किसी रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तभी लगेगा जब वो मोशन में होगा, ठीक है, जब मोशन में होगा सिर्फ तभी लगेगा। अंडरस्टूड? तो F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। इतना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक चार्ज को लगता है अगर वो चार्ज क्या है? मूविंग है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आधी बात समझ में? F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ओके, अब देखो बच्चों, अब ये है क्या? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है B वेक्टर, ठीक है, और ये जो चार्ज है Q वो कुछ इस तरफ चल रहा है विथ वेलोसिटी V, ठीक है, चार्ज जो है वो इस तरफ चल रहा है और इनके बीच में क्या है? एंगल थीटा। आई क्या बात समझ में बच्चों? तो इस V के हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं बच्चों। इधर आएगा V cos थीटा और इधर जाएगा क्या? V sin थीटा, ठीक है। ये क्या हुआ? V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहां से, है ना, इसको मैं तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? V क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B, AB साइन थीटा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? VB साइन थीटा। Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो गया Q V B साइन थीटा, ठीक है। इसमें से Q B और इसको V साइन थीटा। व्हाट इज V साइन थीटा? V साइन थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ V ऑन B। मैग्नेटिक फील्ड पर V का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है, तो Q B और V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज फोर्स, है ना, दिस इज फोर्स। इतना फोर्स उसके ऊपर लगता है। आ रही क्या बात समझ में बच्चों? आ रही बात समझ में आपको? तो हमको फील्ड का कौन सा, सॉरी, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो उस कंपोनेंट को लेना है। तो F बराबर क्या हो गया? Q V इंटू B, सॉरी, V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ओके। या फिर इसको हम, ये तीनों चीजों को मैं एक साथ ऐसा लिख सकता हूं, Q V क्रॉस B
एक हो गया बच्चों। दूसरा, ये आपको वेक्टर फॉर्म देगा, ठीक है, ये आपको क्या करेगा, वेक्टर फॉर्म देगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर क्यू वी परपेंडिकुलर बी, ठीक है, क्यू वी परपेंडिकुलर बी, इस तरीके से आप ले सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? ओके। अब चूंकि फोर्स जो है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड बता दिया भाई, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वही इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो याद करो बच्चों कि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला करते थे, तो याद होगा आपको, हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल से निकाला करते थे। याद है आपको? तो हम लोग यहां पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और जो है फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। क्लियर है? चलो, सपोज कि V का डायरेक्शन इधर है बच्चों और B का डायरेक्शन इधर है ना, V का डायरेक्शन इधर है, B का डायरेक्शन इधर है, एंगल क्या है, थीटा। हमको क्या निकालना है, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, है ना बच्चों। तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया सर Q V B साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो बच्चों ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करा करते थे, फर्स्ट क्वांटिटी V की तरफ ऐसा रखेंगे और B की तरफ मोड़ेंगे, V से B की तरफ मोड़ेंगे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा है ना, राइट हैंड का थंब का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो V से B के थंब का डायरेक्शन किधर आया बच्चों, आउटवर्ड आया, तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। हमेशा ये फोर्स जो होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें V और B होगा। अंडरस्टूड? V और B होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से आपको इसका डायरेक्शन डिसाइड करना है यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ओके बच्चों? अब देखो, अगर हम चाहें तो इसमें एक स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस पहला, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है बच्चों, तो V बराबर 0 हो जाएगा। इन दैट केस F क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तब फोर्स नहीं लगेगा, है ना बच्चों, तब फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर मैं इफ V वेक्टर और B वेक्टर दोनों क्या है बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है, V और B पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आपके पास फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 0 हो जाएगा बच्चों, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इन दैट केस आपको फोर्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये दो बातें हुई। तीसरी बात है बेटा, अगर हम V और B को परपेंडिकुलर लें, इफ B इधर है और V सपोज इधर है, ठीक है बच्चों, तो एंगल कितना हो गया, सोचो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, है ना। इन दिस केस थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, देयरफॉर, है ना, F इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू वी बी साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो इस कंडीशन में जो है ना बच्चों, फोर्स आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, दैट इज Q इंटू वी इंटू बी। ओके, Q इंटू वी इंटू बी, तब जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, इसके पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, सॉरी, अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कितना लगता है बच्चों? F बराबर Q इंटू E। याद है आपको, है ना? F बराबर Q इंटू E, इतना फोर्स लगता था किसी चार्ज पर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और अभी हमने क्या सीखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना? F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक। और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं कहूं कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस रीजन से वो मूव कर रहा है, जिस क्षेत्र से वो गुजर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पर एक साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। आ रही बात समझ में? उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक साथ लगेगा। तो उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा बच्चों? इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? इस नेट फोर्स को नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, है ना, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। क्लियर है बच्चों? इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक, तो चलो, the vector sum of, ठीक है बच्चों, the vector sum of electric force and magnetic force on a charge particle, on a charge particle moving in, ठीक है, मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, साइमल्टेनियसली अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से गुजर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा, कितना लग जाएगा बच्चों टोटल फोर्स? F बराबर F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। F इलेक्ट्रिक कितना आया बच्चों? Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B, है ना, Q कॉमन, तो E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, दिस इज लॉरेंज फोर्स। दिस इज लॉरेंज फोर्स। ओके बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और दोनों का वेक्टर सम कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? लॉरेंज फोर्स मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर चूंकि हमें अभी समझ में आया कि F बराबर क्या होता है? Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें से F क्या है ये चीज तो आपको पता है, फोर्स है। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स है। Q क्या है बच्चों? चार्ज है। V क्या है? वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है बच्चों? B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कितना हो जा रहा है? B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? F बाय Q इंटू V साइन थीटा। F बाय Q इंटू V साइन थीटा। क्लियर है? तो बच्चों अगर मैं इसका ये निकालना चाहूं SI यूनिट, तो याद रखना बच्चों, इट्स SI यूनिट इज
किसका? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इट्स एसआई यूनिट इज क्या बच्चों? टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ला। कैपिटल टी से शो करते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? टेस्ला। या फिर आगे चल करके ये क्लियर होगा, और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। क्लियर है बच्चों? दूसरी चीज, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, इट्स सीजीएस यूनिट इज गॉस कहलाता है बच्चों। गॉस, ये टर्म्स आपको फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है? गॉस कैपिटल जी से शो कर सकते हैं, ठीक है? गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन है? तो याद रखना बच्चों, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ठीक है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ओके, अगर मुझे कोई बोले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है बच्चों? mlt-2। क्यू का क्या होता है बच्चों? it। वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1। और साइन थीटा का कुछ नहीं होता, तो ये t+1 और ये t-1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा देखो? mt-2i-1, ठीक है? mt-2i-1। तो ऐसा लिख लेंगे कि इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज mt-2i-1। mt-2i-1 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। क्लियर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिख लेंगे ऐसा करके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन मैं आपको जब मैग्नेट पढ़ाऊंगा, मैग्नेट के बारे में, तो वहां फिर दोबारा लिखाऊंगा, ठीक है? ओके।